जय हिंद, वंदे मातरम। भारत में क्रिकेट एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार और भी बड़ा हो गया जब भारत में आईपीएल का इंट्रोडक्शन हुआ। आईपीएल के इंट्रोडक्शन के साथ ही इस खेल को इतने खिलाड़ी मिले। आज की डेट में हमारी टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं वो एक आईपीएल की भी देन है कि भाई नहीं, आईपीएल से ज़्यादा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का एक्सपोजर मिलता है और उससे उनका बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी आता है कि जो आईपीएल की टीमें खरीदी जाती हैं 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, ये कंपनी या ये फ्रेंचाइजी जो रहती हैं, ये आखिर अपने पैसे की जो लागत रहती है उसको रिकवर कैसे करती हैं। सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल एक ना एक बार तो आता ही है कि भाई इतने हजारों करोड़ रुपए अगर दांव पे लगे हैं तो ये पैसा निकलता कैसे है, रिकवर कैसे होता है। आईपीएल का अपना एक अलग फ्लेवर है, रंगीन क्रिकेट, फुल ऑफ कलर्स, डांस, रोमांच, एक्शन और ग्लैमर का तड़का। फॉरेन प्लेयर्स तो 2 महीने की फैमिली पिकनिक मनाने के लिए इंडिया आते हैं। शायद तभी कुछ लोग इसे इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडियन परिवार लीग तक कहते हैं, और इंडियन पैसा लीग तो खैर इसका दूसरा नाम है ही, क्योंकि टीमें पानी की तरह पैसा बहाती हैं। टूर्नामेंट में जमकर खर्चा होता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिकेट का त्यौहार मनाने के लिए पैसा आखिर आता कहाँ से, फ्रेंचाइजी को कैसे फायदा होता है, आईपीएल के एक सीजन से बीसीसीआई कितना पैसा कमाता है। आसान भाषा में कहें तो भैया हमको ये समझना है कि आईपीएल का बीसीसीआई के साथ मिलकर आखिर ऐसा कैसा बिजनेस मॉडल है कि ये लोग हर साल हजारों करोड़ रुपए पैसे बीटते रहते हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए 2 नई टीमों की घोषणा करी थी। 25 अक्टूबर को इन टीमों का ऐलान किया गया था, लखनऊ और अहमदाबाद। लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें आईपीएल की 2 नई टीमें बन चुकी हैं, जिसमें से कि अहमदाबाद की टीम ने हमारा पिछला आईपीएल भी जीता था, जिसके कि कप्तान हार्दिक पांड्या है। कोलकाता के दिग्गज उद्योगपति संजीव गोयनका के आरपीएसजी ग्रुप ने इंडियन प्रीमियर लीग की लखनऊ फ्रेंचाइजी को करीब 7,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि इंटरनेशनल इक्विटी निवेश फर्म सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी करीब 5600 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने नाम करी थी। बीसीसीआई को आईपीएल के शुरुआत साल मतलब 2008 में सभी फ्रेंचाइजी बेचकर करीब 2900 करोड़ रुपए की कमाई करी गई थी। ये लेकिन आज की डेट से कितने साल पुरानी बात होगी, मतलब 14-15 साल पुरानी बात हो चुकी। तब $1 की कीमत हुआ करती थी महज 40-45 रुपए के बराबर। आईपीएल की पहली नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम सबसे महंगी बिकी थी। इसके लिए उसने $111 मिलियन रकम दी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए $67 मिलियन के साथ सबसे सस्ती टीम बिकी थी। अब इसी वीडियो में भी हम आगे भी जानेंगे कि हर फ्रेंचाइजी का खर्च करने का मॉडल अलग कैसे था। देखिए, मुंबई और चेन्नई की टीम बेस्ट खिलाड़ियों पर खर्च कर रही थी, वहीं पंजाब और राजस्थान का मॉडल अलग था। लेकिन चलिए फ्रेंचाइजी ट्रेंड को अलग रखते हैं। शुरुआती 8 टीमों की नीलामी के बाद बीसीसीआई ने 2 नई फ्रेंचाइजी बेची, सहारा पुणे वॉरियर्स और कोच्चि टस्कर्स। ये दोनों ही टीमें अब आईपीएल का हिस्सा लेकिन नहीं। इनसे बोर्ड को करीब 3230 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। दोनों टीमें अलग कारणों से आईपीएल से अलग। सहारा को बोर्ड से मैचों की संख्या और पेमेंट को लेकर विवाद था, वहीं कोच्चि को बोर्ड से कोई समस्या नहीं थी। उनकी समस्या अंदरूनी हिस्सेदारी को लेकर थी और इसका फाइनेंस को लेकर कोई विवाद नहीं था। यह गलत जानकारी है कि उनके पास पैसों की कमी थी और वे भुगतान नहीं कर पा रहे थे। 11 साल बाद बोर्ड ने 2 नई फ्रेंचाइजी बेची। सीवीसी ने अहमदाबाद की टीम को, जैसे कि मैंने आपको बताया, करीब 5,000 करोड़ रुपए में खरीदा, तो वहीं लखनऊ के लिए आरपीएसजी ने 7,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। ये कुल मिलाकर हो गए 12,715 करोड़ रुपए। अब फिलहाल इन दोनों टीमों को एक और रखते हैं और शुरुआती 8 टीमों को देखते हैं, जो कि करीब 15 साल पहले से बनी हुई हैं। 2008 में बीसीसीआई ने 8 टीमें बेची थी। इसके साथ ही आईपीएल के प्रसारण अधिकार भी बेचे थे। हालांकि इसे लेकर कुछ विवाद थे, लेकिन हम एक बड़ी तस्वीर की तरफ देखते हैं। करीब 8200 करोड़ रुपए 10 साल के लिए फ्रेंचाइजी अधिकार दिए गए। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को पहले 5 साल के लिए 200 करोड़ रुपए में टाइटल का स्पॉन्सर बनाया गया। जब आधिकारिक पार्टनर आ गए तो बीसीसीआई की शुरुआती कमाई करीब 84 करोड़ रुपए थी। शुरुआत में बोर्ड की हिस्सेदारी कम थी। पहले 3 साल के लिए फ्रेंचाइजी को कमाई का 80% और बोर्ड को 20% मिलता था। इसके बाद अगले 3 सालों के लिए बोर्ड को 30 और फ्रेंचाइजी को 70% भागीदारी मिलने लगी। इसके बाद अगले 3 सालों के लिए बोर्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हुई और फ्रेंचाइजी की घटकर 60% रह गई। और आज की डेट में ये 50-50 मॉडल पर काम करते हैं। यही मॉडल आज भी काम कर रहा है। बोर्ड सेंट्रल रेवेन्यू का 50% खुद लेता है और बाकी 50% 8 फ्रेंचाइजी में बराबर बांटा जाता है। शुरुआत में बोर्ड ने फ्रेंचाइजी को ज़्यादा हिस्सा दिया क्योंकि हर कोई इस बिजनेस में नया था, तो ऑब्वियस सी बात है उनको पैसे की ज़रूरत थी। शुरुआत में फ्रेंचाइजी शुरू के 6-7 साल में मुश्किल से कमाई और खर्च को बराबर कर पा रहे थे। हर फ्रेंचाइजी अपना अपना बिजनेस मॉडल अपना रही थी।
फ्रेंचाइजी हर साल बीसीसीआई को फ्रेंचाइजी फीस भी देते। शुरुआत की अगर बात करें तो अंबानी परिवार ने अगर मुंबई की टीम के लिए $112 मिलियन खर्च किए हैं तो उसे हर साल करीब करीब $12 मिलियन देने होंगे, मतलब कि ये 10 साल के लिए हो गई बात। हालांकि आईपीएल बहुत तेज़ी से बढ़ा। साल 2017 में स्टार इंडिया ने 2018 से लेकर 2022 के प्रसारण अधिकार के लिए करीब 16,347 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, और ये कोई छोटा मोटा नहीं। वहीं वीवो ने टाइटल राइट्स के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए दिए। कुल मिलाकर 4 आधिकारिक पार्टनर साथ आए और करीब 40 करोड़ रुपए देने को राजी भी हो गए। इसलिए आईपीएल की कमाई जो साल 2008 में 8400 करोड़ रुपए थी, वही 2017 में बढ़कर 19,500 करोड़ रुपए हो गई। कोच्चि और सहारा अब साथ नहीं थी। इसका मतलब ये था कि 19,500 करोड़ रुपए बीसीसीआई और आटो फ्रेंचाइजी में बराबर बंटने थे। अभी तक कंडीशन भी यही थी, लेकिन अब लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें आने से कमाई में ज़बरदस्त और बढ़ोतरी होने वाली। लेकिन फिलहाल उसे हम एक साइड रख देते हैं। अब देखते हैं 2017-18 से 2021-22 के बीच के रेवेन्यू मॉडल कैसे काम। सबसे पहले आईपीएल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप फ्रेंचाइजी की जो पैसा होता है उसको आपको पूरा एक साथ नहीं देना होता, यानी टीम के मालिक 10 साल तक इसका भुगतान करते हैं, और वो भी बिना किसी ब्याज के। और जैसे ही आप टीम खरीदते हैं आपकी कमाई पहले साल से ही शुरू हो जाती है। 50-50 अनुपात पर बात करें तो 9,750 करोड़ रुपए का आधा हिस्सा बोर्ड के पास रहेगा और बाकी आधा आठों फ्रेंचाइजी में बराबर बटेगा। यानी हर फ्रेंचाइजी को 5 साल के लिए 1218 करोड़ रुपए की कमाई तो तय है। कुल मिलाकर हर फ्रेंचाइजी 2018 से 2020 के बीच हर साल 244 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। 2 नई फ्रेंचाइजी भी आई तो नंबर्स में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पहले तक तो भैया करीब करीब 240-250 करोड़ रुपए एक हम मोटा मोटा आधार मान सकते हैं। लेकिन आईपीएल में इनकम के सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि कई सारे सोर्सेज हैं। इस गेम में कदम कदम पर नेम और फेम दोनों। बेसिकली जिस सेंट्रल रेवेन्यू के बारे में हमने बात करी, ये कमाई का सबसे बड़ा शेयर होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहला मीडिया राइट्स और दूसरा टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स, जिससे बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी अपने प्रॉफिट का 70% निकालते हैं। यानी वो कीमत जिसे चुकाकर चैनल और आईपीएल टीवी पर लाइव दिखाया जाता है। सैटेलाइट टीवी चैनल्स भारी भरकम कीमत देकर मीडिया राइट्स खरीदते हैं। इससे होने वाली कमाई का आधा हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखती है और आधा हिस्सा सभी टीमों को बांट देती है। साल 2008 यानी कि पहले सीजन के दौरान ही सोनी ने अगले 10 साल के लिए टूर्नामेंट के टीवी राइट्स खरीद लिए थे। घाटे में चल रहे सेटमैक्स के लिए एक बहुत बड़ा जुआ था जो सही साबित हुआ। सोनी ने तब इसे करीब 8200 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद साल 2018 से 2023 के लिए मीडिया राइट्स स्टार इंडिया के पास गए। डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, यानी पैसे देकर आईपीएल से खुद का नाम जोड़ने की स्कीम भी है। जो कंपनी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगी उसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, यानी क्रिकेट से अपना ब्रांड प्रमोशन। ये आईपीएल की कमाई का दूसरे सबसे बड़ा जरिया है। फिलहाल टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। टाटा ग्रुप ने 2 सीजन के लिए 670 करोड़ रुपए में इसके राइट्स खरीदे। वीवो अपनी डील को बीच में तोड़ने का टर्मिनेशन फीस भी देकर गया था। इस तरह बीसीसीआई ने साल 2022-23 में कुल 1124 करोड़ रुपए की कमाई करी। इसमें से भी आधा पैसा बीसीसीआई अपने पास रखता है और आधा पैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाकी की टीम्स में बांट दिया जाता है। मतलब अगर 600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है 10 टीमें तो 60-60 करोड़ रुपए हर टीम को चला जाएगा। वहीं मैच में जब कोई ओवर खत्म होता है तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है। उस थोड़ी देर के ब्रेक में चलते हैं टीवी पर एडवर्टाइजमेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बीच में आने वाले 10 सेकंड का विज्ञापन का स्लॉट करीब 15 लाख रुपए के आसपास होता है। चिप्स बनाने वाली कंपनी से लेकर कोल्ड ड्रिंक और छोटी बड़ी न जाने कितनी ही बड़ी चीज़ों का सेल बढ़ जाता है। मैच के दौरान चलने वाले इस विज्ञापन से बीसीसीआई की कमाई का कुल 20% हिस्सा आता है। इसके अलावा टी शर्ट, कैप, हेलमेट, स्टंप, यहाँ तक कि अंपायर के ड्रेस से बने लोगों से भी फ्रेंचाइजी अच्छा खासा पैसा कमाती है। और सबसे आखिरी में बात आती है लोकल रेवेन्यू की, जिसमें कि आते हैं लोकल स्पॉन्सरशिप वाले लोग और प्राइज मनी। मैच की टिकट बिक्री से हर साल लगभग एक मैच में 5 करोड़ रुपए तक की कमाई होती। एक मैच में 5 करोड़। अगर मुकाबला किसी टीम के होम ग्राउंड में हो रहा है तो फ्रेंचाइजी को उस कमाई का 80% मिलता है। इसके अलावा जो टीम लोकली जितनी पॉपुलर होगी, स्थानीय लेवल पर उसे उतने ही ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ चैंपियनशिप प्राइज मनी से भी कमाई होती है। इसका आधा हिस्सा टीम के प्लेयर्स को मिलता है तो आधा खुद फ्रेंचाइजी रखती है। अगर हम इस बिजनेस मॉडल को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि आईपीएल की टीम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए यदि कोई कंपनी पैसा लगाती है तो वो पैसा बनाती ज़रूर है। मतलब आप इसमें कोई दो राय रख ही नहीं सकते कि कोई टीम पैसा कमाएगी या नहीं कमाएगी। आईपीएल में इतना पैसा है, इसीलिए आप देखेंगे कि पीएसएल जब भी होता है, पाकिस्तान सुपर लीग, हमेशा वो कंपैरिजन के लिए आईपीएल को ही चुनते हैं।
ऐसा लगता है कि वो खुद अपने जख्मों के ऊपर नगर नमक रगड़ने के आदी हो चुके हैं। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।